नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त प्रीति नेगी। जी हाँ, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हम हाजिर हैं। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आपके राज्य आपके शहर में क्या हो रहा है, हम आपको बताएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और दूसरी तरफ देश के सबसे पुराने लोकतंत्र के नेता की मुलाकात जो थी, और इस मुलाकात ने बता दिया है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के क्या संबंध होंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। थोड़ी देर में ही ब्लैक कलर की एसयूवी से पीएम मोदी उतरते हैं। पहले बाइडेन से मिलते हैं और फिर पीएम मोदी को जो बाइडेन अपनी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मिलवाते हैं। अब 3 कैमरों से इस तस्वीर को देखिए और दुनिया के 2 बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को समझिए। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे हैं। खुद जो बाइडेन उनकी अगवानी कर रहे हैं। दोनों नेताओं में हंसते मुस्कुराते बातचीत हो रही है। ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी है कि दुनिया भर में भारत की तस्वीर किस तरह की उभरकर सामने आ रही है। ये तस्वीर बता रही है कि ये नया भारत है, बेहद मजबूत और ताकतवर, जिसके पास पीएम मोदी का नेतृत्व है, नीति है और विकास वाली नीयत भी है। दरअसल प्राइवेट डिनर के लिए पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं और इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अमेरिकी दौरे के दौरान ये पीएम मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात की तस्वीर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से पहले अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट लेडी से मुलाकात की। और आपको बता दें कि दोनों एक साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी गए और किस तरीके से दोनों ने अमेरिका और भारतीय छात्रों के साथ मुलाकात की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि उन्हें क्रिएटिव छात्रों के साथ मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के राजकीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत नेशनल साइंस फाउंडेशन के दौरे के साथ हुई। वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया स्थित नेशनल साइंस फाउंडेशन में पीएम मोदी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारतीय और अमेरिकी छात्रों के साथ मुलाकात की, साथ ही उनके साथ संवाद भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार शिक्षा और स्किल पर जोर दे रही है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। भारतीय अमेरिकी छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत में स्टार्टअप पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार की कोशिश है कि इस दशक को टेकेड बनाए, यानी तकनीक वाला दशक बनाए। युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डिकेड या टेकेड बनाने का है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने वहां पर छात्रों से मुलाकात की, और दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनीज की सीईओ के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ से, और जिनका नाम है संजय मेहरोत्रा। उनसे भी मुलाकात वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री की हुई, और मेहरोत्रा जी ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित हैं। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले दिन टेस्ला सीईओ एलन मस्क समेत कई दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की थी। दूसरा दिन भी पीएम मोदी का कुछ इसी तरह की मीटिंग और बैठकों में गुजरा। इस बार बस जगह बदल चुकी थी, न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी था। यहाँ पीएम मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हेनरी लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात की।
दोनों के बीच निवेश और व्यापार से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच भारत में निवेश, अवसर और तकनीक पर गहराई से चर्चा हुई। संजय मेहरोत्रा ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वो उनके दृष्टिकोण से बेहद प्रभावित हुए हैं। Meeting with Prime Minister Modi, very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. पीएम मोदी का आज भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। अपने 3 दिन के राजकीय यात्रा पर वो भारत में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन कंपनियों के सीईओ से लगातार मिल रहे हैं। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई थी और भारी बारिश के बीच अमेरिका में दोनों ही देश के राष्ट्रगान भी, उसकी धुन भी सुनने में। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इतना ही नहीं, खास बात ये रही कि जिस तरीके से न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारतीय मूल के लोग बेताब नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से वॉशिंगटन डीसी में भी भारतीय मूल के लोग बेताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नजर आए। वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचते ही पीएम मोदी का जॉइंट बेस एंड्रयूज पर फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई। जिस वक्त राष्ट्र धुन बजाई जा रही थी उस वक्त एयरपोर्ट पर तेज बारिश हो रही थी। पीएम मोदी खुद रेनकोट पहने इस बारिश में खड़े थे। साथ ही अमेरिकी फोर्स इसी तेज बारिश में राष्ट्र धुन बजा रही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्र प्रथम, गिरती बूंदे, बढ़ता राष्ट्रगान का सम्मान, जय 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 हे। एयरपोर्ट पर अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड ने पीएम मोदी को रिसीव किया। न्यूयॉर्क की तरह वॉशिंगटन डीसी में भी भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। पीएम मोदी ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया और एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इन लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के होटल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे जो उनका वॉशिंगटन डीसी में ग्रैंड वेलकम कर रहे थे। मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के खूब नारे लगाए। वॉशिंगटन पहुंचकर पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत ने उनकी यात्रा को और खास बना दिया है। भारतीय मूल के लोग भी पीएम मोदी से मिलकर बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। I'm really happy that I got this opportunity to see Modi ji in person. I'm so happy to see Modi ji, and it's just a warm welcome for him to the Washington. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपने पहले स्टेट विजिट के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और ये जो उनका दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेसी के अलावा इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर भी, कई अहम समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। जी हाँ, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जो बाइडेन और जिल बाइडेन 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत करेंगे और उसके बाद जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ये मुलाकात काफी अहम है और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पहले दिन यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की अगुवाई, फिर दूसरे दिन नेशनल साइंस फाउंडेशन के दौरे के साथ अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग। इसके बाद पीएम मोदी के राजकीय दौरे का तीसरा दिन भी बेहद व्यस्त रहने वाला है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में एक भव्य स्वागत समारोह होगा। इसके बाद व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में द्विपक्षीय बातचीत होगी। फिर पीएम मोदी और जो बाइडेन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बाद में पीएम मोदी के सम्मान में रात के समय राजकीय रात्रि भोज होगा। With this official state visit, we are bringing together the world's oldest and the world's largest democracies. After years of strengthening ties, the U.S.-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. व्हाइट हाउस में खास स्टेट डिनर से पहले मीडिया प्रीव्यू रखा गया जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी के डिनर में वो क्या खास डिश रहने वाले हैं। पीएम मोदी के डिनर में मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न सैलेड के साथ कई आइटम्स रखे गए हैं। For the first course, we will be highlighting the millet, since it's the year of the millet, is what Carlos and Chef Nina alluded to. This is the year of the millet, and millet is such a wonderful grain
because first of all, it is climate good because it doesn't need as much water to really cultivate it, and it has a lot of really wonderful health benefits. So if I would really want to eat healthy, millet is the thing for me. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में योगा किया। पीएम मोदी के साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूएन मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में योग के आसन किए। And breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। योग दिवस पर आए भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने योग दिवस में हिस्सा लिया और यूएन हेडक्वार्टर से योग पर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। Today is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stated. 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अलग अलग देशों के लोगों ने एक जगह योग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। Power of yoga, not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दूसरी तरफ वहां उनकी मौजूदगी में किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बात पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। जी हाँ, योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवादित ट्वीट किया गया, जिसको लेकर के अब राजनीति काफी तेज है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब पीएम मोदी ने अगुवाई की तो गर्व से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि योगा डे को जिस यूएन से पीएम मोदी ने इंटरनेशनल मान्यता दिलवाई, उसी यूएन के हेडक्वार्टर में योगा डे पीएम मोदी के साथ सेलिब्रेट हो रहा था और पीएम मोदी के साथ साथ 180 देश के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे थे, जो दुनिया में नए भारत की दस्तक को और मजबूत कर रहा था। लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये रास नहीं आया। योग दिवस के दिन कांग्रेस ने पीएम मोदी पर एक विवादित ट्वीट किया। इस ट्वीट में योग के आसन को लेकर पीएम मोदी का मजाक बनाया गया, साथ ही उनके बयान से लेकर कपड़ों तक पर तंज कसा गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को हर बात में पब्लिसिटी चाहिए। का फोटो नहीं आना चाहिए, मोदी जी का फोटो आना चाहिए। तो योग से ज्यादा तो उनको अपनी पब्लिसिटी, अपना कैमरे के अंदर तस्वीर खिंचवाना उनको पसंद है। ये तो पूरा देश जानता है। देखिए, भारत का नाम मोदी साहब रोशन नहीं कर रहे, भारत का नाम पहले से रोशन है। मोदी जी ने तो दुनिया के अंदर भारत के नाम में बट्टा लगाया है, भारत की इज्जत में कमी आई है। तो कांग्रेस पार्टी तो पीएम मोदी के एक्शन को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा। जी हाँ, मोहन भागवत ने बिना नाम लिए उन लोगों को असुर बताया जो किसी न किसी बहाने भारत विरोधी मुद्दा खड़ा करते रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो भारत के विकास से परेशान हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देखना चाहते कि भारत आगे बढ़े। ऐसे लोगों को उन्होंने असुरी शक्ति कहा है। बस इतना एक हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी जगन्नाथ जी की कृपा से भारत के भाग्य का रथ हम लोग खींच रहे, हम सब लोग, भारत के सब लोग, और वो आगे जा रहा है।
लेकिन अब आगे जा रहा है तो आसुरी शक्ति आ रही थी, उनको अच्छा नहीं लगता, तो तरह तरह के विषय निकालकर वो आपस में झगड़ा लगाते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोगों को एकजुट भारत अच्छा नहीं लगता। जब तक हम एक हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। विदेश से भारत विरोधी बातें होती हैं और दुख की बात है कि उन्हें देश के अंदर से भी समर्थन मिल जाता है। हम सब भारत के लोग जब तक मिलजुल कर रहेंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं ऐसी जो हमको परास्त कर सकती है। और इसलिए उनका प्रयास है कि इनको तोड़ो, आप अलग हो बताओ, आप ये नहीं हो वो नहीं हो बताओ। अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिशें देश के बाहर से हो रही है। अन्य देश जो भारत का उत्थान नहीं चाहते, ऐसे लोग प्रयास करते रहते हैं और हमारे अज्ञान के कारण या स्वार्थ भेद के कारण दुर्भाग्य से उनको कुछ लोग अंदर भी मिल जाते हैं। संघ प्रमुख का निशाना सीधे सीधे उन ताकतों और लोगों की ओर है जो अपने निजी फायदे के लिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, तमाम खबरें आपको दिखाई कि देश में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि देश की टॉप खबरें आपने देख लिया। अब रुक करते हैं दुनिया की टॉप खबरों की ओर। जहां इजराइल ने फिलिस्तीन में कैसे तबाही मचाई और इसके अलावा दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। भीषण हमला, आगजनी और बवाल के बाद ये तस्वीरें फिलिस्तीन की हैं, जहां इजराइल ने फिलिस्तीनी गांव पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर आगजनी भी की गई। बीच सड़क पर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भीषण रहा होगा। रूस और यूक्रेन में महायुद्ध जारी है। रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचा रही है, तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस के हर हमलों का जवाब दे रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस से डरने वाले नहीं हैं। यूक्रेन अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। रूस को यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। अटलांटिक महासागर में लापता हुई पनडुब्बी की अब भी तलाश जारी है, लेकिन अब तक पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक इस पनडुब्बी में पाकिस्तान के अरबपति कारोबारी शहजादा दाऊद और उनका बेटा समेत 5 लोग सवार हैं। तो वहीं पनडुब्बी के अंदर जल्द ही ऑक्सीजन खत्म होने की भी खबर है। भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें अमेरिका की कैनापोलिस की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों और घरों में पानी घुस गया। इसके बाद हरकत में आते हुए प्रशासन ने 24 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तस्वीरों में देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद बाढ़ ने कितना रौद्र रूप धारण कर लिया। इसके चलते यहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण दंगे के बाद की तस्वीरें हैं होंडुरास की, जहां महिला जेल में भीषण हिंसा हुई। जेल में न केवल चाकू से हमला किया गया, बल्कि फायरिंग की गई। जेल में आगजनी तक कर दी गई। इसमें 41 कैदियों की जान चली गई और अब जेल प्रशासन ने हिंसा की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो दुनिया की बड़ी खबरों के बाद अब बारी है उन खबरों को जानने की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात हम करेंगे असम की, जहां पर बाढ़ से 1 लाख लोगों के घर प्रभावित हुए, 1 लाख लोग प्रभावित हुए और वहां पर राज्य में हालात अभी और भी ज्यादा भयावह है। बिल्कुल, और ग्राउंड जीरो के जरिए आपको दिखाते हैं असम के बिगड़े हालात। देखिए टाइम्स ऑफ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों मूसलाधार बारिश और बाढ़ से गंभीर हुए हालात से जूझ रहा है। बाढ़ से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। असम राज्य के 10 जिलों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ के करीब 500 गांव पानी में डूब चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं कई पुल और सड़कें पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हजारों एकड़ की खेती वाली जमीन खराब हो चुकी है। इनमें से कोई आपका घर भी है जो सब डूबे हुए हैं? वो हमारा घर है, वो हमारा घर है। ऐसा हो रहा है कि बांध पानी जाने के बाद भी हम रहने के लिए जगह नहीं है। कहाँ रहेंगे हम बांध पानी जाने के बाद? ऐसा हो रहा है क्योंकि वो मिट्टी का घर है और पानी अगर चला भी जाएगा तो वो घर रहने लायक नहीं रहेगा। यही रहेगा, यही रहना पड़ेगा, सड़क पे रहना रहेगा। कांपती हुई आवाज आप सुन सकते हैं, उनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं और वो विवशता आप देख सकते हैं कि
उनके कदमों से 20 मीटर की दूरी पर सामने मुझे जो घर दिखाई पड़ रहा है मनोज, ये उनका अपना घर है, जो घर इस वक्त पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। मिट्टी का खपरेल डाला हुआ घर है। अगर 4 से 5 दिन ये घर पानी के अंदर रहा तो घर टिक भी नहीं पाएगा। तो जब 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब भी पानी कम होगा, ये जमीन सूखेगी, तो उनको मिलेगा तो सिर्फ अपने मकान का खंडहर, जिसके बाद उनको वापस से फिर बनाना होगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। असम के इस गांव को आप देखिए, जो कि बारपेटा जाते हुए हमारे रास्ते में पड़ा। ये सिर्फ एक गली है इस गांव की, जो कि आप देखिए घर पे लगभग 3 से 4 फीट तक पानी ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ बैरिकेडिंग बीच में लगाई गई है ताकि कोई सड़क क्रॉस ना करे, उधर ना पहुंचे जहां पानी गहरा है। इधर लोगों के खेत हुआ करते थे, वो डूब चुके हैं। और सामने मनोज आपको दिखाएंगे कि सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, जो कि अभी खंडहर तरीके के आपको लगेंगे, क्योंकि पानी भर चुका है, लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावित जिलों में लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और कोकराझार शामिल है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 25 राहत सेंटर बनाए हैं, जिन्हें 7 जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो असम में बाढ़ किस तरीके से आई और वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लेकिन अब बात हम बिपरजॉय की करेंगे, क्योंकि बिपरजॉय के तबाही के निशान अब भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के कई जिले हैं जिनमें बिपरजॉय तूफान आया चला गया, लेकिन हर तरफ अब तबाही है। कई राज्य के जो ऐसे जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, कहीं पर मौत हो रही है तो कहीं जनजीवन अभी भी कैद में है। बिपरजॉय तूफान ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसके बाद का मंजर और भी ज्यादा खतरनाक है। राजस्थान का फुल अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात और राजस्थान में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय से हुई बर्बादी का असर अब राजस्थान के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय तूफान के चलते राज्य के जालौर जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के तीनों लोग तूफान के मलबे में दबे मिले हैं। मृतकों के शव को 3 दिन बाद बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, जिले में अब तक 6 लोगों की बिपरजॉय तूफान की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। तो उधर चक्रवात बिपरजॉय के बाद हुई बरसात ने राजस्थान के एक और जिले में मुश्किलें बढ़ा दी है। अजमेर की सड़क, अस्पताल, घर, कॉलोनियां सब कुछ जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वैशाली नगर का यह इलाका है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों के घरों में अंदर तक गेट को क्रॉस करके, पार्किंग एरिया को क्रॉस करके अंदर तक लोगों के घरों में पानी भर गया है। गेट खोल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब ये पंप डाल करके पानी निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप और आगे तक देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भर गया है। अंदर लोग कैद होकर रह गए हैं। परेशानियों की जद में लोग हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ये हालात अजमेर के बड़े रिहायशी इलाके की है, जहां बिपरजॉय तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है दिक्कत और परेशानियां। आपके डाइनिंग हॉल में पानी है और किचन में तो पानी की कोई कमी ही नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, एक घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अजमेर में बिगड़े हालात का जायजा लेने मेयर सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर गहलोत सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। मौका मुआयना कर रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के खोखले दावों की पोल खुल गई है। सरकार ने कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर ली। अगर व्यवस्था की होती तो आज ये बस्तियों में इतने दिनों से पानी नहीं भरा होता। तो उधर स्थानीय लोग भी चक्रवात से निजात पाने में सरकारी अमले की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए। इसको एक छोटा मोटा बारिश या तूफान मान करके इसको चल रहा था, कोई तैयारी प्रशासन की नहीं थी। हालत ये है कि ये केवल मात्र ये शहर की सबसे पॉश एरिया है, वहाँ का हाल ये तो जो निचली बस्ती है उनका कितना बुरा हाल होगा। बिपरजॉय तूफान का प्रभाव राजस्थान के कई जिलों पर पड़ा है, लेकिन अजमेर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। खबरें आगे भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल रुक रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट दिया। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बाइडेन ने प्रधानमंत्री को भेंट दी है। इस मुलाकात की एक और खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर अभी जारी है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट भी दिया और वो गिफ्ट लक्ष्मी गणेश की दरअसल प्रतिमा थी। भारतीय संस्कृति और हमारे भगवान को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री को ये गिफ्ट।
तो बाइडेन और मोदी की मुलाकात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट दिया। देखिए किस तरीके से दोनों नेता गले मिल रहे हैं और इस मुलाकात की ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और ये भेंट की तस्वीर भी सामने आ रही है। और इस भेंट में कुछ और नहीं बल्कि मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है जो कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की है। और भी कई मुलाकात होने वाली है, द्विपक्षीय बैठक पर चर्चा होने वाली है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत दोनों देशों के बीच होगी। उसकी अपडेट भी पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ भारत आपको देगा, क्योंकि टीम वहां पर न्यूयॉर्क में मौजूद है और क्या कुछ वहां पर होने वाला है दोनों देशों के बीच, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो टाइम्स नाउ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मुलाकात कितनी ज्यादा अहम है। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर है और उस बीच एक एक तस्वीर जो आ रही है बेहद खास है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया है और माँ लक्ष्मी की ये मूर्ति और अपने आप में, क्योंकि भारतीय संस्कृति देखिए किस तरीके से यहाँ पर दर्शाती हुई है। और ये समझते हुए जो बाइडेन ये समझते हुए कि कितना खास और कितना स्पेशली हमारे लिए, देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और पूरे विश्व की नजर है इस दौरे को लेकर। और ये दौरा बेहद खास है, तमाम अहम मुद्दे हैं, ऐसे तमाम द्विपक्षीय समझौते होंगे जिनको किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो छवि है उसे विश्व पटल पर रख रहे हैं और वो छवि किस तरीके से मजबूत हो रही है। और देखिए ये तस्वीर उस बात की तस्दीक करती है, ये तस्वीर बेहद खास है और खास इसीलिए हो जाती है क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है। और जो बदलता दौर हिंदुस्तान ने देखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में हिंदुस्तान की छवि जिस तरीके से बदल रही है, भारत की छवि जिस तरीके से बदल रही है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और अपने आप में ये तस्वीर वो तस्वीर है जिन्हें इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। तो ये उस भेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मां लक्ष्मी और गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति भेंट की है जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जितने भी भारतीय लोग रह रहे हैं उनका भी उत्साह बहुत जबरदस्त है। यानी कि एक तस्वीर जो वहां से आ रही है, एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। दिन भर आपको टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहना है। हर एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अब बात राजस्थान की करते हैं क्योंकि राजस्थान के बीकानेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर किस तरीके से पुलिस के 2 कर्मियों ने एक दलित लड़की का रेप किया है। जी हाँ, जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पुलिस की भूमिका पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कार्रवाई हुई है लेकिन जो पीड़िता के परिवार वाले हैं वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक दलित युवती के साथ 2 पुलिसकर्मियों की ओर से रेप कर हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। घटना के बाद परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए परिवार के साथ महिलाओं ने खाजूवाला थाने का घेराव किया। वहीं बीजेपी प्रदेश नेता भी परिजनों से मिलने पहुंचे और खाजूवाला पुलिस थाना के बाहर परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। ये कोई समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे 36 कौम की बेटी थी। ये हमारे भारत माता की बेटी थी जिसके जितने भी उनमें उसमें नामजद मुलजिम हैं उनको अभी तक एक को भी गिरफ्तार इन लोगों ने नहीं किया है। गैंगरेप केस में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों ने इसके मुताबिक FIR दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान एडिशनल SP ग्रामीण दीपक जी द्वारा किया जाए। परिजनों के मुताबिक युवती एक कंप्यूटर सेंटर में कोचिंग के लिए जाती थी। घटना के दिन भी वो घर से कोचिंग के लिए निकली, तभी पुलिस कर्मियों समेत कुछ लोगों ने मिलकर युवती के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और राजस्थान में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, राजस्थान के कोटा में 31 लाख रुपए की लूट हुई है। जी हाँ, बेखौफ बदमाशों ने किस तरीके से शख्स के साथ मारपीट की और किस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बाजार में चहल पहल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन दिन दहाड़े जो हुआ वो डराने वाला है। सफेद स्कूटी पर एक शख्स नजर आ रहा है जिसका पीछा करते हुए 2 बाइक पर कुछ बदमाश भी नजर आ रहे हैं। अचानक बाइक सवार बदमाश स्कूटी वाले शख्स को झपट्टा मारकर रोक देता है। स्कूटी गिरते ही बदमाश मारपीट करने लगते हैं और बैग छीनकर फरार हो जाते हैं।
दिन दहाड़े लूट की ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा से सामने आई हैं, जहां कोटा के गुमानपुरा इलाके में बदमाशों ने चाकू के बल पर एक कर्मचारी से 31 लाख रुपए लूटे। बदमाशों ने शख्स के साथ मारपीट की और चाकू मारकर घायल भी कर दिया। घायल शख्स का फिलहाल इलाज चल रहा है। जिस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया गया, घायल शख्स मोबाइल एजेंसी से पैसे लेकर लौट रहा था। उस दौरान 2 बाइक पर पीछा करते हुए 6 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। लूटपाट की ये घटना पास में ही लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगे बढ़ते हुए बात भोपाल के करेंगे, क्योंकि भोपाल में अब मंदिरों में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। हालांकि अभी ये कुछ ही मंदिरों में हुआ है, लेकिन बाकायदा मंदिर समिति की तरफ से इसको लेकर पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बाकायदा एक ड्रेस कोड लागू किया गया है। ऐसा क्यों किया गया और क्या है इस ड्रेस कोड में, और जो लोग इस ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। भोपाल का आदर्श नवदुर्गा मंदिर इन दिनों चर्चाओं में है और वजह है मंदिर में लगाया गया ये पोस्टर। यह धर्म स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं। कृपया मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर प्रवेश करें। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने पर प्रवेश निषेध रहेगा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब ड्रेस कोड लागू किया गया है। जीन्स, हाफ पैंट और कटे फटे कपड़े, चमकीले या भड़कीले कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी गई है। मर्यादित और शालीन कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में एंट्री दी जाएगी। मंदिर में ड्रेस कोड की शुरुआत एमपी के अशोकनगर से हुई। उसके बाद राजधानी भोपाल के दिगंबर जैन और आदर्श नवदुर्गा मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया। मंदिर समिति ने मंदिर के प्रवेश द्वार और दीवार पर पोस्टर लगा दिए, जिसमें कहा गया कि भारतीय संस्कृति का ध्यान रखें, भारतीय पोशाक पहनकर ही आए। ये ड्रेस कोड महिला पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू है। तो पुरानी परंपरा है, बच्चे अभी जो ऐसे लगा दिया तो कम से कम वो अभी से सीखेंगे तो आगे चल के अच्छा रहेगा। बढ़िया, मतलब ये अपना मंदिर है ना, पूजा स्थल है, तो इसमें अपन को अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, है ना। कोई भी मतलब कटे फटे पैंट पहन के आ जाते हैं, जीन्स पहन के आ जाते हैं। नहीं पहनो तो अच्छे पहनो, शर्ट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो। इधर संस्कृति बचाओ मंच ने भी शहर के अन्य मंदिरों में ऐसे ही बोर्ड लगाए हैं, जिसके जरिए मंदिरों में शालीन और मर्यादित कपड़े पहनकर ही प्रवेश किए जाने की बात कही गई है। तो राज्य की टॉप खबरें बताने के बाद अब बात करेंगे उन वीडियोस की, उन खबर की जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। जी हाँ, तो आज के वायरल खबरों में क्या है खास, क्या है आज के टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस, उस रिपोर्ट में देखिए आप। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जो भी देख रहा है हैरान हो जा रहा है। वीडियो में देखिए, एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और उसके बाद ट्रेन के साथ ये शख्स प्लेटफॉर्म पर करीब 100 मीटर तक घसीटता चला जाता है। लेकिन गनीमत रही कि इस शख्स की जान बाल बाल बच गए। अब यूजर्स लोगों को ट्रेन पर चढ़ते उतरते वक्त जल्दबाजी न करने की सलाह दे रहे हैं। ये वीडियो दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही हैरान करने वाला भी है। वीडियो में 2 लड़कियां झूला झूलती नजर आ रही हैं। एक शख्स लड़कियों को पीछे से झूला झुला रहा है। तभी अचानक झूले का बैलेंस बिगड़ जाता है और झूला लोहे के बने पोल से जा टकराता है और दोनों लड़कियां झूले से नीचे गिरकर एक गहरी खाई में चली जाती हैं। टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस के बाद अब बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की। जी हां, फेमस सिंगर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़ की तरफ से दी गई है। ये वही गोल्डी बराड़ है जिससे सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी और अब हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और हनी सिंह कह रहे हैं कि वो काफी डरे हुए हैं। मशहूर सिंगर हनी सिंह आजकल बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दी है, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही सदस्य है। हनी सिंह ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। फेमस सिंगर हनी सिंह को धमकी मिली है। ये धमकी विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने दी है। जाहिर तौर पर गोल्डी बराड़ की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान इस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ संभाल रहा है और विदेश में बैठकर ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है।
हनी सिंह का कहना है कि उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार की है, वो बहुत डरे हुए हैं। हनी सिंह का डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि इस गैंग का हाथ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया और इसके गुर्गे कई राज्यों समेत विदेशों में भी हैं। चलिए अब इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर के लिए बाइडेन का शुक्रिया किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके शुक्रिया जो बाइडेन का अदा किया है। बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। पीएम ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन को स्पेशल गिफ्ट भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले हमने आपको डिनर की तस्वीर दिखाया था कि किस तरीके से जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया, और अब देखिए उस गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव है। और देखिए किस तरीके से तुरंत ट्विटर पर ये शुक्रिया अदा करता हुआ ट्वीट आपके सामने इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दरअसल डिनर के लिए शुक्रिया अदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बाइडेन को कहा गया है। और देखिए प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ जो बाइडेन और जिल बाइडेन को शुक्रिया स्पेशल गिफ्ट के लिए भी कहा है। लेकिन डिनर जिस तरीके से हुआ और डिनर में जो बातचीत हुई, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने मुलाकात की तस्वीर और साथ ही भेंट देती हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और शुक्रिया अदा किया। जिस गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन और उनकी फर्स्ट लेडी ने भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया और उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया। बिल्कुल दीपिका, अब आगे बढ़ते हैं। अगली क्या खबर है? अगली खबर है कि विपक्ष लगातार जुटा हुआ है 2024 की चुनाव की तैयारियों में, और इसी सिलसिले में पटना में 18 विपक्षी दलों की बैठक। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष क्या इस बैठक के जरिए एकजुट हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है और उससे पहले अलग अलग दल के बयान आना सामना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर विपक्षी एकता की बात हो रही है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक कल पटना में होने वाली है। सीएम आवास में ये बैठक होगी। ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर पटना से ही बदलाव होगा। लगभग सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब लोग पटना आ रहे हैं, और पटना आप जानते हैं ज्ञान की भूमि रही है, और वहाँ से इमरजेंसी से लेकर के सारे आंदोलन, जेपी मूवमेंट सब चला है। तो बदलाव जो है वहाँ से हमेशा दिखने को मिला है। लेकिन क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्या कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी एक मंच पर आएंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी है। तो अरविंद केजरीवाल 2024 से पहले दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर सबसे पहले बात करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की इस बैठक पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो, देश की जनता पीएम मोदी के पक्ष में एकजुट है। लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक हो रही है पटना में। जब वो बैठक हो जाएगी तब आप समझिए अभी नीतीश कुमार बीमार। वैसे बैठक की तैयारी जोर शोर से है। पटना में चारों ओर बैठक के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन हर पार्टी का अलग अलग है। बिहार की धरती पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जा रहा है पोस्टर के जरिए, और इसमें किसी और पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं दी गई है। और जिस तरह से केजरीवाल का मैंने दिखाया, किस तरह से यहाँ पर भी आप देखिए केजरीवाल जी के लिए जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें भी किसी दूसरे पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं लगी है। सवाल यही है कि विपक्षी एकता क्या सच में दिखेगी, या एक बार फिर एकता में अनेकता ही सामने आएगी। तो देश दुनिया की तो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का। जी हाँ, योग का सेगमेंट का आपका वक्त हो चुका है, क्योंकि अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो कैसे इसको दूर कर सकते हैं योग के जरिए, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम एक बार फिर से हाजिर हैं कोई नए आसन सिखाने के लिए, आपको सेहतमंद बनाने के लिए। आज सोनम मुझे और आपको क्या सिखाने वाली है, उनसे हम जानते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो अगर आपको थायराइड है तो आप हमारे साथ कुछ योगासन कीजिए। आपका ग्लैंड भी नॉर्मल होगा, ना ओवर एक्टिव होगा ना अंडर एक्टिव होगा, बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। तो चलिए पहला आसन करते हैं। इसको बोलते हैं हलासन या फिर फ्लॉ पोज। तो आपको आराम से योगा मैट पे बैठ जाना है हमारी तरह,
और आप धीरे से अपने शरीर को इस तरह मोड़ लीजिए। अपने दोनों पैरों को एक एक करके फैला लें और अपने हाथों का सहारा लेते हुए आराम से योगा मैट पे लेट जाएं। पहले आप यहाँ रिलैक्स करें, आपको कंफर्टेबल लगे अपने दोनों पैरों को मोड़ें, अपने हाथों का सहारा लें और अपने शरीर को यानी लोअर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और कैच करें। कंफर्टेबल हो पैरों को सीधा करें और कंफर्टेबल हो अपने बॉडी को धीरे 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 आप पीछे लेके जाएं। प्रैक्टिस करते करते आपका पैर आराम से पीछे चला जाएगा इस तरह। अब अगर आपसे बन पाए अपने घुटनों को मोड़ लें और अपने हाथों को इस तरह पकड़ लें, पैरों को सीधा करें और धीरे 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 आप वापस आ जाएं। रिलैक्स करें, घुटनों को मोड़ लें, पैरों को सीधा करें और एल्बो का सहारा लेते हुए आप वापस उठ जाएं। चलिए, तो राज कपूर आसन करने के लिए आपको सीधे आगे आ जाना है। अपने दोनों हाथों को आगे रख दें, पैरों को सीधा कर लें, सांस छोड़े, अपनी बॉडी को पीछे ढकेलें। स्टेप नंबर 2 में आप सामने देखें, अपने राइट पैर को मोड़ें, लेफ्ट पैर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाएं और बैठें। कंफर्टेबल लगे अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए, लेफ्ट हाथ से ही अपने हाथ को बाहर की तरफ लेकर जाएं और अपने पैर को पकड़ लें। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अगर आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा है, अपने बॉडी को हल्का सा पीछे खींचें, अपने लेफ्ट एल्बो को रोटेट करें, इतने में रहें। कंफर्टेबल लगे राइट हाथ को सीधा करें, लेफ्ट पैर को पकड़ें और अपने सर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाएं। सांस छोड़ें, अपने हाथों को सीधा करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथ ज़मीन पे रख दें। अपने स्पाइन को लेंथ करें, घुटनों को नीचे रखें और धीरे धीरे आप बालासन में बैठ जाएं। सांस लें, सामने की तरफ देखें और वापस आ जाएं। देखिए, ये आसन थोड़ा सा एडवांस पोज हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपके हाथ रोटेट होंगे, आपका बॉडी भी मुड़ने लगेगा। बट इसका एक अच्छा प्रिपरेशन है, आप भुजंग आसना से शुरू करें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। और चलिए बात पटना की करते हैं, क्योंकि पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है और इस बैठक में एक तरफ राहुल गांधी शामिल होंगे तो दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बैठक के बाद दोनों एक बार फिर से यूपी में साथ नजर आ सकते हैं। जी, अखिलेश यादव देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है। जी हाँ, पीडीए, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब एक साथ नजर आएंगे? क्या पटना में विपक्षी एकता के मंच पर यूपी की भी बात होगी? क्या जब मिलेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो क्या 2024 में यूपी को लेकर कोई नया समीकरण बनता दिखेगा? अखिलेश यादव ने लोकसभा 2024 के लिए पीडीए का नारा दिया है। पी यानी पीड़ित, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। लेकिन हाल ही में यूपी में हुए निकाय चुनावों के नतीजे सपा के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। जो वोटिंग ट्रेंड थे उनमें भी अखिलेश का पीडीए कुछ ज्यादा नहीं दिखा। अखिलेश की दिक्कत यह है कि दलित मायावती की बीएसपी के साथ जाता दिख रहा है तो अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर। और माना जा रहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी के विरोध में एक गठबंधन बने और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से बात हो। देखना यह है कि क्या 2024 में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर दिखेगी। हालांकि पिछली बार जब दिखी थी तो करारी हार मिली थी। विरोधी दल मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरह पंजाब में भी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के और जो गवर्नर हैं वो एक साथ सामने सामने नजर आ रहे हैं। और इसीलिए शायद पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ये बात कह रहे हैं कि जो सीएम है वो राज्यपाल का मजाक बना रहे हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी अब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा दिल्ली में होता रहा है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल में टकराव। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हेलीकॉप्टर और यूनिवर्सिटी को लेकर तंज कसे थे, जिस पर राज्यपाल ने कड़ा जवाब दिया है। नाउ आई डिक्लेयर, मैं जब तक पंजाब में हूँ पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज नहीं करूंगा, ये बात तय है।
मेरी गाड़ी से मेरा जैसे जाता हूँ, मेरी सिंपल लिविंग है, आई विल मैनेज विद दैट, कम व्हाट। पंजाब के राज्यपाल का कहना है कि राज्य के सीएम को पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि सीएम ने उन पर पंजाब विश्वविद्यालय मामले में हरियाणा का पक्ष लेने का आरोप लगाया, जो कि सरासर गलत है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, जिसमें गवर्नर की जगह सीएम चांसलर होंगे। देखना यह है कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल की जंग आगे क्या रूप लेती है। राज और राजनीति